नमस्कार। हिंदी नाटक के विकास के दूसरे खंड पर आज हमारी और आपकी बातचीत होगी। इस बातचीत में हम भारतेंदु युग और प्रसाद युग के बीच हिंदी नाटक पर पड़ने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभावों पर बातचीत करेंगे। भारतेंदु युगीन नाटकों की राष्ट्र भावना और भारतीय संस्कृति के प्राचीन आख्यानों को आधुनिक संदर्भ में समझने की रंगमंचीय दृष्टि पर भी बातचीत होगी। प्रसादोत्तर नाटक की उपलब्धियों को मूल्यांकित करने की एक कोशिश की जाएगी और ऐसी प्रस्तावना करने की कोशिश होगी कि प्रसादोत्तर नाटक अपने विभिन्न विधागत विस्तारों को कैसे संभव करता है। नाट्य साहित्य के भविष्य की संभावनाओं और अध्ययन की नई दिशाओं से भी कुछ बिंदुओं पर आपसे बातचीत की जाएगी। आपको ध्यान है कि नाटक के इतिहास में प्रसाद केंद्र में है। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, प्रसाद युगीन, प्रसाद पूर्व और प्रसादोत्तर। नाटक की जब हम बातचीत करते हैं तो इसी संदर्भ में बात करते हैं। लगभग हर हिंदी की साहित्यिक विधा में एक व्यक्तित्व केंद्र में है। उपन्यास में प्रेमचंद केंद्र में है, नाटक में जयशंकर प्रसाद केंद्र में है, आलोचना में रामचंद्र शुक्ल केंद्र में है। प्रसाद पूर्व युग के संदर्भ में आपको जानकारी है। सन 1905 में बंगभंग हुआ। बंगभंग लॉर्ड कर्जन के द्वारा संभव किया गया। बंगभंग भारतीय मानस क्षितिज पर एक गहरा प्रभाव डाल कर गया था। एक प्रभावशाली आंदोलन के रूप में उसकी प्रतिक्रिया आई। सरकार ने इस आंदोलन को दबाना चाहा। इस आंदोलन ने एक सर्वदेश व्यापी रूप धारण किया। जनता में सरकार के प्रति घोर असंतोष और घृणा हुई और यह घृणा कई रूपों में अभिव्यक्त हुई। जब आप अपनी घृणा की अभिव्यक्ति करते हैं या प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं तो कई बिंदु सामने आते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति घृणा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में, स्वदेशी के संकल्प में, राष्ट्रीय शिक्षा के प्रोत्साहन में, अंग्रेजों के विरुद्ध अविश्वास और प्रतिरोध में व्यक्त हुई और इसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से हिंदी साहित्य पर पड़ा। हिंदी साहित्य का यह कालखंड अंग्रेजों के प्रति अविश्वास और प्रतिरोध के भावबोध को अभिव्यक्त करने वाला कालखंड है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी इसकी अलख जगाए हुए थे। देश की चेतना में यह भावुकता और बुद्धिवाद के संधिकाल का विषय था। इस काल में नाटक साहित्य के विकास का विवरण इन्हीं परिस्थितियों के संदर्भ में व्याख्यायित किया जाना चाहिए। आपको ध्यान है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य की स्वदेश्यता के पक्षधर थे। स्वाभाविक रूप से वो नाटक की स्वदेश्यता को भी जरूरी मानते थे। उनकी एक पुस्तिका है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में उन्होंने नाटक को लेकर जो निर्देश दिए उससे अनेक लेखक प्रभावित भी हुए और अनेक लेखकों की प्रतिभा और योग्यता को पहचानने का एक अवसर भी द्विवेदी जी ने दिया। द्विवेदी जी नाटक के विषय में कहते हैं कि नाट्यशास्त्र के नियमों को पढ़कर ही कोई अच्छा नाटककार नहीं हो सकता है। अच्छा नाटककार वही हो सकता है जो अच्छा कवि और अच्छा लेखक है और जो अपनी लिपिबद्ध वाणी में मानसिक विकारों का सजीव चित्र खींच सकता है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का वाक्य है जो साहित्य विचार महावीर प्रसाद द्विवेदी के पृष्ठ 151 पर है। भारतेंदुकालीन नाटकों में रंगमंचीयता का विशेष ध्यान था।
पर द्विवेदी युगीन नाटकों में भाषा परिष्कार पर विशेष बल दिया गया। भारतेंदु की युग के व्यंग हास की धारा के स्थान पर द्विवेदी युग में उपदेश प्रधान नाटकों की रचना की गई। भारतेंदु काल के नाट्य आदर्शों से अनुप्राणित होकर अनेक साहित्यकारों ने द्विवेदी युग में नाट्य मंडलियाँ तो स्थापित की, उन्होंने नाटक और रंगमंच को समृद्ध करने का प्रयास भी किया, लेकिन साहित्यिक आदर्शवाद और स्वोद्देश्यता के कारण प्रहसन और व्यंग की धारा कमजोर हुई। इस काल के नाटकों को भारतेंदु युगीन चेतना का उत्तरार्ध कहना भी उचित लगता है। द्विवेदी युग में पौराणिक, ऐतिहासिक, सामयिक, रोमांचकारी और प्रतीकवादों नाटकों की रचना हुई है। पौराणिक नाटकों में राधाचरण गोस्वामी का श्रीदामा जो 1904 में आता है, शिवनंदन सहाय का सुदामा जो 1907 में आता है, ब्रजनंदन सहाय का उद्धव जो 1909 ईस्वी में आता है, गंगा प्रसाद का रामाभिषेक जो 1910 में आता है और बालकृष्ण भट्ट का वेणु संहार जो 1909 में आता है। ये प्रसिद्ध नाटक हैं इस कालखंड के। इन नाटकों के नाम से आपको स्पष्ट है कि पूरी चेतना पौराणिक सांस्कृतिक चेतना से निर्देशित है। ऐतिहासिक नाटकों में गंगा प्रसाद गुप्त का वीर जयमल कृत नाटक आता है जो 1903 ईस्वी में आता है। वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति ऊदल जो 1909 ईस्वी में आता है। बद्रीनाथ भट्ट का चंद्रगुप्त नाटक है जो 1915 ईस्वी में आता है। हरिदास माणिक का संयोगिता स्वयंवर नाटक है, यह भी 1915 में आता है। इसके अतिरिक्त सामयिक नाटकों में प्रताप नारायण मिश्र की भारत दुर्दशा, शिवानंद शर्मा का भारत विजय जो 1906 में आता है, कृष्णानंद जोशी का नाटक उन्नति कहाँ से होगी, यह नाटक प्रसिद्ध हैं। इस कालखंड में संस्कृत नाटकों के अनुवाद की भी एक परंपरा सामने दिखती है। लाला सीताराम मृक्षकटिकम का 1913 में अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। सदानंद अवस्थी 1906 में नागानंद का अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। कविरत्न सत्यनारायण उत्तम रामचरित का अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। ज्वाला प्रसाद मिश्र वेणी संहार और अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। मेरा कहना है कि इस कालखंड में अनुवाद और मौलिक दोनों किस्म के नाटक आते हैं। इसी पृष्ठभूमि में जयशंकर प्रसाद का उदय होता है। जयशंकर प्रसाद हिंदी नाटक के इतिहास में एक स्वर्णिम कालखंड को अभिव्यक्त करने वाले नाटककार हैं। छायावादी कल्पना और भावुकता का संयोग देकर उन्होंने नाटक के भावपक्ष को प्रबल बनाया। उनके दार्शनिक चिंतन में नाटकों का विचार पक्ष औदात्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत होता है। भाषा, भाव, विचार अन्वेषण, अध्ययन आदि सभी आवश्यक ज्ञान संबंधी मान्यताओं से सुसज्जित होकर जयशंकर प्रसाद नाटक की भूमि में प्रवेश करते हैं। आप जानते हैं कि उन्होंने आरंभ में 4 एकांकी नाटक लिखे। एकांकी यानी 1 अंकों के नाटक। सज्जन नाम से उनका एक एकांकी 1910 में आया। कल्याणी परिणय 1912 में आया। करुणाजनय भी 1912 में आया और प्रायश्चित 1914 में। जयशंकर प्रसाद ने इसके अलावा नाटकीय प्रयोग करते हुए भी अपनी नाट्य कला का विकास किया। प्रसाद करुणालय के हरिश्चंद्र, प्रागैतिहासिक काल से लेकर महाभारत के पांडव, मौर्य वंश चंद्रगुप्त और मुस्लिम आक्रमण काल के जयचंद्र को अपने एकांकी रचना का विषय बनाते हैं। भारतीय इतिहास की तत्कालीन परिस्थितियों में वर्तमान भारत की अवस्था के कारणों की ओर संकेत करते हैं और उससे मुक्त होने की प्रेरणा भी देते हैं। कथा वस्तु के विकास में उन्होंने मानवीय और अतिमानवीय दोनों किस्म के प्रयोग किए। अपने
विचारों को कार्यरूप देने के लिए उन्होंने अनेक ऐतिहासिक नाटक लिखे। विशाख इस दृष्टि का प्रथम प्रयास है और ध्रुवसामनी अंतिम। विशाख में जो 1921 में छपा, वे कहते हैं कि इतिहास का अनुपालन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। अजातशत्रु जो 1922 में आता है, जन्मेजय का नाग यज्ञ जो 1926 में आता है, प्रसाद की एक निश्चित विचारधारा को अभिव्यक्त करते हैं। इन तीनों नाटकों में प्रतिहिंसा, करुणा और सहानुभूति का रूप धारण कर लेती है और उनके द्वारा आत्मसंयम और आत्मशासन की प्रतिष्ठा होती है। महत्वाकांक्षा पुरातन को हटाकर नूतन की स्थापना करना चाहती है। जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक में जो 1928 में आता है, चंद्रगुप्त नाटक में जो 1931 में आता है, यद्यपि अलग अलग कालों के इतिहास के प्रतिनिधि पात्र हैं, पर वे सभी पात्र इतिहास के प्रति प्रसाद की दृष्टि को ही वहन करते हैं। स्कंदगुप्त में मानवीय संबंधों के मध्य उहापोह का चित्रण है। चंद्रगुप्त में प्रतिहिंसा और त्याग दोनों का सम्मिश्रण है। उन्होंने एक नाटक लिखा, कामना, जो 1924 में आया। यह प्रतीकवादी परंपरा में लिखा गया नाटक है। नाटक की मुख्य विषय वस्तु भौतिक विलासिता से जीवन में विषमता को उत्पन्न करने वाली वृत्तियों की व्याख्या करना है और ज्ञान के उदय से मंगल विधान की स्थापना का संकल्प लेना है। प्रसाद जीवन संबंधी विचारों को एक घूंट जो 1930 में प्रकाशित होता है में प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त 1933 में ध्रुवसामनी प्रकाशित होती है और 1915 में राज्यश्री जो प्रकाशित होती है, उसमें नारी समस्या को समकालीन संदर्भों में देखने का तर्क प्रस्तावित किया गया है। प्रसाद ने इतिहास की खोज के आधार पर तत्कालीन युगों के प्रतिनिधि राजाओं और व्यक्तियों को लेकर अपने नाटकों की कथा वस्तु का निर्माण किया है। ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा हिंदी में नई नहीं है, लेकिन प्रसाद की ऐतिहासिक दृष्टि राष्ट्र निर्माण के भाव से प्रेरित है। अपनी कल्पना में ऐसी परिस्थिति योजनाओं का निर्माण वो करते हैं जो उनके राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य को वहन कर सके। साहित्य के लिए है उनकी मौलिक देन है। उनके नाटकों में एक ओर तो प्राचीन नाट्यशास्त्र के समस्त अंगों का निर्वहन हुआ है, दूसरी ओर वे पश्चिमी सिद्धांतों का भी समावेश अपने नाटकों में करते हैं। एक ध्यान देने योग्य बात है कि प्रसाद पारसी रंगमंच की शैली से असहमत होते हुए भी अपने नाटकों में गीत काव्य और गीतों की प्रस्तावना करते हैं। उनके नाट्य गीत केवल कल्पना प्रसूत नहीं हैं, वे मानवीय भावों की अनुभूति हैं। विशेष परिस्थिति में उनके गाने वाले पात्र इन गीतों के माध्यम से अपना चरित्र उद्घाटन भी करते हैं। प्रसाद के बाद इस वृत्ति को हिंदी में अपेक्षाकृत संपन्न ढंग से स्थान मिला। भारतेंदु से निकली हुई यह धारा, हिंदी नाटक की धारा, प्रसाद के आगमन के साथ हिंदी नाट्य क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करती है। जागरिक सूत्रधार के रूप में प्रसाद हिंदी नाटकों को उत्कर्ष तक पहुंचाते हैं। आप कितने बड़े हैं, यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि आपने कितने लोगों को जीवन में बड़ा बनाया। इस स्तर पर अगर आप मूल्यांकन करें तो प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र दोनों हिंदी के ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने अपने समय में न जाने कितने लोगों में रचना धर्मिता का संचन किया। इसी कालखंड में पौराणिक और धार्मिक नाटकों में माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध जो 1918 में आता है, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक का भीष्म, यह भी 1918 में आता है।
रामचरित उपाध्याय का देवी द्रौपदी जो 1921 में आता है, रामनरेश त्रिपाठी का सुभद्रा जो 1924 में आता है, मैथिली शरण गुप्त का अनघ जो 1925 में आता है, वियोगी हरि का छद्म योगिनी जो 1928 ईस्वी में आता है, उदय शंकर भट्ट का 1935 में प्रकाशित नाटक अम्बा और सागर विजय, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र इसी कोटि के नायक है। इन सभी नाटकों में पौराणिक और धार्मिक चरित्रों के आदर्श को सामने रखकर प्राचीन भारत की गौरवशाली परंपरा के आलोक में आधुनिक प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश की गई है। इस कालखंड में गणेश दत्त, भंवरलाल सोनी, बद्रीनाथ भट्ट, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, उदय शंकर भट्ट, गोपाल चंद्र देव, न जाने कितने नाटककार हैं जो प्रसाद से प्रभावित हैं और प्रसाद की शैली में ही नाटक लिख रहे हैं। सामाजिक नाटकों में अगर आप देखें तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का सन्यासी जो 1930 में आता है, मुक्ति का रहस्य जो 1932 में आता है, आधी रात 1936 में आता है, मृत्युंजय और चक्रव्यूह जो 1955 में आते हैं, ये नाटक आपके सामने आते हैं। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक के अलावा प्रेमचंद भी नाटक लिखते हैं। प्रेमचंद का संग्राम नाटक 1922 में आता है, सुदर्शन का अंजना नाटक 1923 में आता है, ब्रजनंदन सहाय का उषांगनी नाटक 1925 में आता है, चंद्रिका प्रसाद सिंह नाटक लिखते हैं जो कन्या विक्रय और लोभी पिता या लोभी पिता के नाम से आया जो 1937 में आता है। ये सभी नाटक सामाजिक विद्रूपताओं को अभिव्यक्त करने वाले नाटक हैं। इस कालखंड में प्रहसन मूलक नाटक भी आते हैं जो अंग्रेजियत का मजाक उड़ाते हैं, जो अपने समाज की विद्रूपताओं का भी मजाक उड़ाते हैं। जेपी श्रीवास्तव का नाम हम सभी जानते हैं। जेपी श्रीवास्तव का उलटफेर जो 1918 में आता है, भूल चूक जो 1928 में आता है, स्वामी चौखंडानंद 1936 में आता है, राधे श्याम मिश्र का कौंसिल की मेंबरी जो 1920 में आती है, गोविंद बल्लभ पंत का कंजूस की खोपड़ी जो 1923 में आती है, बद्रीनाथ भट्ट का लबड़ धौधौ जो 1926 में आती है, सुदर्शन का ऑनररी मजिस्ट्रेट जो 1927 में आती है, इसी तरह के नाटक हैं। उदय शंकर भट्ट ने एक नई धारा की शुरुआत भी की और यह धारा विद्रोहिणी अम्बा के रूप में हमारे सामने आती है। यह भाव नाट्य की धारा है। एक नाम मैं लेना चाहूँगा और वह नाम है भिखारी ठाकुर का। सन 1917 में भोजपुरी लोकनाट्य विदेशिया आता है। इस तरह के प्रसाद युग के नाटकों के क्षेत्र में नूतन प्रयोग और प्रगति का काल रहा है। कथ्य शिल्प और रंगमंच की दृष्टि से भी यह नाटक की सक्रियता और जागरूकता का काल है। यदि हिंदी के पास अपना अव्यावसायिक रंगमंच होता तो इस युग का नाट्य साहित्य और भी समृद्ध होता। प्रसाद युग के अनंतर हिंदी नाटक में प्रयोग का नया विस्तार देखने को मिलता है। प्रसाद युग में के बाद यथार्थ के प्रति एक आग्रह और पश्चिम की नाट्य शैली से प्रभाव नाटकों का मुख्य बिंदु बनता है और ऐसे नाटककारों में एक ध्यान आता है और मोहन राकेश का ध्यान आता है, लेकिन उससे पूर्व हिंदी में समस्या नाटकों की भी प्रधानता है और सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, पृथ्वीनाथ शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा जैसे कई नाम सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण करते हुए नए नाटकों की रचना करते हैं। प्रसादोत्तर युग में नाटकों में नाट्य अभिव्यक्ति की रीति यथार्थ परक है और यथार्थवादी रंगमंच के प्रति एक आग्रह है, लेकिन हिंदी का यह दुर्भाग्य रहा कि इस किस्म के नाटक हिंदी क्षेत्र में लोकप्रिय नहीं हो सके। प्रसादोत्तर काल में पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा भी रही है। सेठ गोविंद दास का कर्ण,
चतुरसेन शास्त्री का मेघनाथ, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नारद की वीणा जैसे कई नाटक हैं। राम कथा इस युग के नाटकों को भी प्रभावित करती है, जिसमें सेठ गोविंद दास का कर्तव्य, राम कुमार वर्मा का राजरानी सीता, चतुरसेन शास्त्री का सीताराम और श्री राम इस कालखंड में राम कथा से प्रेरित नाटककार हैं। प्रसाद की भांति हरे कृष्ण प्रेमी के यहाँ सांस्कृतिक ऐक्य की भावना का प्रतिपादन है। राम कुमार वर्मा के नाटकों में 800 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया गया है। डॉक्टर वर्मा अपने प्रत्येक नाटक को एक पुष्ट ऐतिहासिक आधार पर चरित्र चित्रण और वस्तु संगठन की पद्धति देते हैं। प्रसादोत्तर काल में समस्या नाटकों की भी एक धारा सामने आती है। स्वातंत्रोत्तर हिंदी नाटक विस्तार की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध रहा है, पर प्राचीन सांस्कृतिक प्रतीकों और पौराणिक कथावृत्तों के साथ वह प्रसाद की भांति न्याय नहीं कर पाया। इस कालखंड में नाटककारों में बुजुर्ग पीढ़ी के प्रतिनिधि हरे कृष्ण प्रेमी आते हैं, उदय शंकर भट्ट आते हैं और गोविंद बल्लभ पंत आते हैं। नई पीढ़ी में विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र माथुर आते हैं। हिंदी नाटक को रोमांटिक भावबोध से मुक्त करने और उसे ठेठ देह के धरातल पर लाने में मोहन राकेश का भी नाम लिया जा सकता है। प्रसाद के बाद एक प्रकार से मोहन राकेश ने प्रेम के तिलस्म से नाटकों को मुक्त कर दिया और देह के गेह में नाटक गिरफ्तार हुआ। हिंदी नाटकों में रंगमंचीयता को अनिवार्य गुणधर्म के रूप में स्थापित करने, पौराणिक कथावृत्तों से समसामयिक प्रश्नों का समाधान करने की दिशा में दया प्रकाश सिन्हा के नाटक सदैव याद रखे जाएंगे। उनके नाटककार का रूप सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार उनके राजनीतिक नाटकों में करता है। इतिहास चक्र, कथा एक कंस की और सीढ़ियाँ उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। हिंदी के महिला नाटककारों में शांति मेहरोत्रा, मृदुला गर्ग, मृणाल पांडे, कुसुम कुमार, गिरीश रस्तोगी स्त्री जीवन की विभिन्न समस्याओं को और तत्संदर्भित समाधान को प्रस्तुत करती हैं। इन सभी नाटकों का एक सामान्य स्वर है, गृहस्थी हम सबों की ज़रूरत है, पर गृहस्थी अंत नहीं है जीवन का। हिंदी नाटकों की विकास प्रक्रिया में हमें भारतीय संस्कृति, पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा की सत्यता के दर्शन होते हैं। हिंदी नाटकों के विकास की परंपरा सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ बढ़ी है। हिंदी नाटक का मूल्यांकन भारत की भावभूमि से ही संभव है। भारत अपने नाटकों में सभी ज्ञान अनुशासनों का समुच्चय सिद्ध करते हैं। जब वे सांस्कृतिक जड़ों की बात करते हैं तो हिंदी नाटक को एक दिशा भी दे रहे हैं। यह दुर्भाग्य रहा हिंदी नाटक का कि स्वातंत्रोत्तर भारत का हिंदी रंगमंच लगभग राजधानी का रंगमंच रहा और सरकारी रंगमंच रहा। रंगमंच जो लोक विधा है, लोक मूल्य है, लोक संस्कार है, जनता को के बीच जाकर ही रंगमंच को सार्थक होना है, या हिंदी रंगमंच को सोचना पड़ेगा और हिंदी रंगमंच को सीखना पड़ेगा, तभी नाटक की एक विधा समर्थ और सार्थक विधा बन पाएगी। नमस्कार।